हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं कंटिन्यू। आपको जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं आने वाला 15 से 16 दिन है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और इसमें जितनी तैयारी आप कर सकते हैं उसे हम कोशिश कर रहे हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा दी जाए। क्योंकि देखिए 15 15 20 दिन में कितने चैप्टर हम कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चैप्टर कर लेंगे। लेकिन मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट से एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट का जो है ओवरव्यू हमें मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए किस टाइप के चैप्टर में। तो वो क्योंकि एक ही मॉक में आपको लगभग लगभग 70 to 80% जो चैप्टर होते हैं सब्जेक्ट के, वो आपको पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो है अपने चैनल पे मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो शुरू की हुई है। आपको डेली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें मैथ्स और रीजनिंग आपको 3 3 दिन के ड्यूरेशन पे मिलता है कि फर्स्ट थर्ड डे 3 दिन आपको रीजनिंग मिलेगी और लास्ट 3 दिन आपको आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ्स का वेटेज है वो भी बिल्कुल कम है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, जबकि रीजनिंग के आपके 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। जहाँ एक तरफ मैथ्स आपका 40 नंबर का ही है, वहीं दूसरी तरफ रीजनिंग जो है वो 110 नंबर की है। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग का जो वेटेज ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी जो कोशिश है वो यही है कि रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर कराया जाए। तो मैं हूँ विवेक, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और मॉक टेस्ट, जो कि रहने वाला है आपका रीजनिंग एबिलिटी से, और ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले के जो 4 मॉक टेस्ट हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग 1423 बिना स्पेस दिए डाल देते हैं तो आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहां पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत मिल जाएगी। और ऑथेंटिक न्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम हवा में ही कोई भी न्यूज आपको दे दें। जो ऑथेंटिक न्यूज होगी वही आपको मिलेगा। जैसे अभी रेलवे की वैकेंसीज हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एनटीपीसी की जो आपकी नॉन टेक्निकल वाली जो पोस्ट होती हैं 12th और ग्रेजुएशन से जो फिल होती हैं, आपको मैं बता दूं 12th और ग्रेजुएट से आपकी जो एनटीपीसी की वैकेंसी है रेलवे की, वो फिल होती है। उनकी पदों की संख्या आई थी, देखो कुछ दिन पहले 10,000 प्लस थे, 10,000 के अप्रोक्स थे। लेकिन वो सुनने में आ रहा है अब जो 10,000 पद थे वो 20,000 के अप्रोक्स हो गए हैं। मतलब जो पदों की संख्या है वो एनटीपीसी में भी डबल हो गई है। बहुत जल्द जैसे ही यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें अगस्त के लास्ट डे को आपका एग्ज़ाम है 30 और 31 को, तो जैसे ही 1 सितंबर आएगा हम अपने चैनल पे रेलवे से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। रेलवे में आपको पता है मैथ, रीजनिंग और जीके ही आता है, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट प्रॉपर अच्छे से तैयारी कराएं, और अभी से ही हम तैयारी कराएंगे ताकि हमें एग्जाम तक आते आते हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका वो हर सेट में मिलेगा, ध्यान रखना। आप चाहे एग्जाम में भी जाएंगे ना, आपको हर सेट में, आपकी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ये बहुत आसान होता है। क्या करना है, देखो मैंने आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट में बताया था कि या तो लेटर का रिपीटेशन, देखो नहीं वाली बात आ रही है तो नहीं वाले में आपको केवल दो ही चीजें देखनी है, या तो लेटर का जो रिपीटेशन है वो एक्स्ट्रा हो रहा होगा, या आपका आउटसाइड लेटर आ रहा होगा। जैसे आपको पता है हमसे पूछा है कि कौन सा दिए गए मूल शब्द, अब मूल शब्द कौन सा है, ये है डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, मूल शब्द कौन सा है हमारा, डिसअपॉइंटमेंट। कह रहा है कि मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता।
अब देखिए आपको पता है पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पॉइंट, तो पॉइंट तो देखो सीधा सीधा ये रहा, तो ये तो बन रहा है। दूसरा है हमारा टीनामेंट, तो देखो TEENAME। अब देखो मैंने कहा था कि एन ये रहा, चलिए ये भी है एम एन और ये टी, तो टीनामेंट भी बन गया। उसके बाद है ओइंटमेंट, तो OINT ये रहा देखो, और MENT ये रहा, ऑइंटमेंट भी बन गया। फिर आ रहा है आपका पोजीशन, तो देखो मैंने कहा था कि भाई अगर कोई लेटर नहीं बनेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा, तो या तो आउटसाइड का शब्द होगा या रिपीटेशन होगी। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब है कि जो शब्द है वो आपके, जो लेटर है वो आपके पास तो कम होगा, लेकिन आपके शब्द में ज्यादा दे रखा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आउटसाइड का लेटर यूज हो रहा है, किसमें, पोजीशन में। कैसे, पोजीशन में देखो एस आ रहा है, जबकि मेरे क्वेश्चन में मेरा जो शब्द है उसमें एस कहीं से कहीं तक नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, एस वाला नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पोजीशन। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। मतलब हमें इन्हें सेट करना है ABCD की फॉर्म में, और हमें ये देखना है लास्ट में कौन आता है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। अब देखो इंसेंस है, इंक्लूड है, इंट्राइसेट है और इंटरेस्ट है। तो आपको पता है IN तो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमें पांचवा जो 1 2 3 4, इसमें तो कुछ शायद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। एक मिनट देखते हैं जरा, मैं इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस, अच्छा अंतिम स्थान पे पूछा है ना, तो अंतिम तो चौथे नंबर पे जो आएगा, मतलब वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पांचवा दिमाग में आ रहा था, पता नहीं पांच कहाँ से आ गया। अब देखिए IN तो सब में कॉमन है, तो IN से तो मैं यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहा, तो IN मेरा कट जाएगा। उसके बाद मेरा पहले और दूसरे में C है, और तीसरे और चौथे में T है। अब मुझे पता है कि मेरा 1 2 3 4 ये मुझे चाहिए। आपको पता है INC, तो ये तो कंफर्म है कि ये पहले दो स्थानों पे ये दोनों ही रहने हैं। अब चाहे पहला दूसरा हो जाए या दूसरा पहला, तो मुझे जब पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों सीक्वेंस लगाऊं। अब मुझे तो इनमें से देखना है, इनमें से कौन सा आएगा। तो आपको पता है INTRI, INTE, अब टी के बाद आर है और यहाँ पे ई है, तो ये 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। तो मेरा जो तीसरे नंबर का नंबर है, यानी कि जो मेरा ये बी पे आ रहा है, वैसे तो ये सी पे आना था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एंट्री सेट, जो है वो मेरा आखिरी शब्द होगा। और उम्मीद करूंगा आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि आपसे कहना क्या चाहता है। देखिए आपसे पूछा था कि कौन सा अंतिम स्थान पे होगा, तो आपको पता है ये सी वाले तो पहले और दूसरे पे जाएंगे, तो इनसे तो मेरा अंतिम स्थान डिसाइड होना नहीं। मेरा होगा इन 3 और 4 से, यानी कि आखिरी के जो दो हैं। अब आखिरी के दो कौन कौन से, बी और डी। अब बी में INT कॉमन है, अब एक में आर आ रहा है, एक में ई आ रहा है, तो पहले तो ई वाला आएगा, तो पहले ई वाला आ गया, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये बी वाला बाद में आएगा, तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये चीज भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा जो राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, मेरा राइट आंसर बन रहा है आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि जो है सी वाले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज है, जो कि है आपकी अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज। अब देखिए ये आसान ही है वैसे तो, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई MNOP, तो आप मुझे बताओ अगला नंबर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। PQRS, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, T होना चाहिए, तो QT से हमारा आंसर होगा।
SU SV QU। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आसान होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मॉक टेस्ट ही हमारा आसान होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से ही है। अल्फाबेटिकल सीरीज कहेंगे, नंबर तो नहीं कहेंगे। और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं कि G??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 q अगर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें हम, तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? एक मिनट, ये रहा। तो सबसे पहले देखो मुझे दे रखा है G, फिर मुझे दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर मुझे दे रखा है I के बाद है X, फिर KVMT। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये अल्टरनेट चल रहा है। कैसे? कि G से देखिए I है, I से K है, K से M है, T से UV है, WX है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? YZ आना चाहिए। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दे रखा है, जेड जो है मेरा ए विकल्प में है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा मेरा? जेड हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से, मतलब जो पत्रिका होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, उसका देखिए जो फाइनल कौन करता है उसे संपादक करता है, यानी कि जो एडिटर होते हैं, संपादक से है, उसी प्रकार चलचित्र। देखिए चलचित्र किसे कहते हैं, पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलचित्र जो होती है वो आपकी फिल्म होती है, मूवीज। ठीक है, मूवीज जो होती हैं आपकी, या सिनेमा जो होता है आपका, वो चलचित्र की श्रेणी में आता है। अब मुझे बताइए, जो मूवीज का निर्माण करता है वो कौन करता है? निर्देशक करता है। जैसे आपका जो पत्रिका है उसका फाइनल कौन करता है? संपादक करता है। ऐसे ही जो मूवीज होती हैं उनका जो फाइनल करता है वो निर्देशक करता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा क्या कर देगा, छाया चित्रकार लगा सकता है, कलाकार लगा सकता है, निर्माता भी लगा देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो देखो निर्माता तो वो होता है जो उसे फिल्म को पैसा लगा रहा है। ठीक है, जो आपका फाइनेंसर होता है ना वो लगाता है। निर्माता तो वो होता है जो फिल्म पे बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? निर्देशक करता है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका चलचित्र से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से। कैलेंडर से भी देखिए क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले जो फरवरी वाला एग्जाम था उसमें आपसे कैलेंडर और घड़ी दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार हो तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? देखिए आपको पता है कि 9, सॉरी 9 है वैसे तो ये, एक मिनट, 9 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। हमसे किसका पूछा है? 17 जुलाई, मतलब सेम ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, सेम ईयर की बात कर रहा है, तो हमें केवल यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब 9 अप्रैल के बाद अप्रैल के कितने बचे? आप कह दोगे 21 दिन बच रहे हैं। अप्रैल के बाद जो महीना आएगा वो मई का आएगा। मई में होते हैं 31 दिन, और 31 का जब हम विषम दिन निकालेंगे तो 3 आएगा। मई के बाद जून आएगा, जून में 2 होते हैं, और हमें जुलाई के कहाँ तक जाना है? 17 तारीख तक। और डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से करेंगे। देखो 7 या 21, 17 18 19 और 3 22,
बटे 7 करेंगे, 7 के 21 और 1 22, एक शेष बच गया। शेष में हम क्या करते हैं, शेष को पिछले वाले दिन में जोड़ते हैं, तो फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे, तो मेरा आंसर जो आना चाहिए वो सैटरडे यानी कि शनिवार आना चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं अभी हम, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार और रविवार। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा शनिवार। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, देखिए ये 3 और 2 कहाँ से आया आपको पता है। देखो अप्रैल के बाद जो महीना आता है वो मई का आता है, मई में होते हैं 31 दिन। तो मैं 31 ना लिख के 7 से डिवाइड करके लिख लूंगा। 7 से डिवाइड करके हमेशा हम शेषफल का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो 7 चौक 28, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर जून आया होगा, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 7 चौक 28, यहाँ पे कितने दिन बच गए, 2 दिन बचे। तो यहाँ पे 3 और 2 कहाँ से आए, देखो बाकी तो अप्रैल में 9 तारीख तो बता दी उसने, तो अप्रैल में कितने दिन बचे, 21। और जुलाई में मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे केवल 17 तारीख तक जाना है। तो 21 कहाँ से आया, अप्रैल के बचे हुए दिन। 17 कहाँ से आया, जुलाई के गिनने वाले दिन। 3 और 2, चाहो तो आप यहाँ पे 31 और 30 भी लिख सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होगा, कि वो जेड से एक ही ओर लिखी होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जेड से एक ही ओर लिखी होगी। अब आपको पता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, अब दाएं से यानी कि ए से, भाई अगर हम दाएं से शुरू करेंगे विपरीत लिख के, तो दाएं में क्या पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा। अब दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, तो देखो 11 में से 7 माइनस करूंगा, क्योंकि जब दोनों कंडीशन सेम आए ना, कि राइट टू राइट बने, तो आप माइनस कर लो। लेफ्ट टू लेफ्ट बने तो भी आप माइनस कर लो, ठीक है। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट बने तो प्लस करना है, और लेफ्ट टू राइट बने तो भी आपको प्लस करना है। मतलब अगर सेम कंडीशन है तो माइनस करनी है, और अगर अपोजिट कंडीशन है तो प्लस करना है। आपको पता है 11 में से 7 घटाएंगे 4, यानी कि दाएं से चौथा अक्षर चाहिए। तो मुझे बताओ दाएं से चौथा अक्षर है तो ये तो ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा। तो दाएं से चौथा। अब देखो आधे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आधे बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला लिखना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताओ, मुझे अंग्रेजी वर्णमाला की जरूरत पड़ी इसमें, और अगर पड़ती भी तो मैं उतनी लिखता जितनी की मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं पूरी की पूरी वर्णमाला क्यों लिखूं जब मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, और डी ऑप्शन डी पे ही मुझे मिल रहा है। तो मेरा ऑप्शन डी, और आंसर भी क्या है, डी राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाने का मतलब है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे सीधे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ए होता है, फिर बी होता है, सी डी, और ये कहाँ तक जा रहा होता है, जेड तक जा रहा होता है। लेकिन अब उसने कहा है कि विपरीत क्रम में लिखो, तो विपरीत क्रम में क्या आएगा, पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, और इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। तो दाईं ओर से गिनना है, ए से शुरू करते हुए चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर डी तो आएगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर लास्ट जो कि है डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है ये, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर एच आ जाए, तो इसी प्रकार 4 के स्थान पर आई आ जाए, और आगे भी इसी प्रकार। देखिए अगर मैं डायल बनाऊं, तो ये डायल हो गया, यहाँ पे आपको पता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब उसने क्या कह रहा है कि भाई अंक 3 के स्थान पर एच आ जाए, तो यहाँ पे एच है, और इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर आपका आई आ जाए। चलिए आई रख लेते हैं अब हम।
4 पे क्या आएगा, आई आएगा। तो पूछा गया और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब मुझे बताओ, अब मैं यहां से शुरू कर दूं ना, ये एच है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, तो यहाँ 10 के स्थान पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और ओ कहाँ है मेरा, पी आर एन ओ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आप एक बार बताएंगे, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार आपने लाइक किया है या नहीं किया है। लाइक करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट करेंगे, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम अपने चैनल पे आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ेंगे। जो रेलवे की तैयारी है हम कोशिश करेंगे आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, और आपको जो है लाइव आके आपको चीजें कराई जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निर्देश दे रखे हैं हमें, और निर्देश में हमें सबसे पहले बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी निर्देश पर आधारित है। नीचे दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है एवं इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। और क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है एक घन है, मान लेते हैं हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे देखो ठीक से नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा परेशानी आती है, फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की। कि ये एक घन है इस तरीके से, और क्या कह रहा है वो, कि एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से, मतलब तीनों जो सतह हैं वो कैसी हैं, मतलब 6 होती हैं वैसे तो सतह, 6 की 6 सतह कैसी है मेरी, लाल रंग से रंगा गया है, और इसे 64 बराबर घनों में काटा गया है। अब देखिए 64 बराबर घनों में काटने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके 4 हिस्से बनाने होंगे। अब देखिए पेंसिल हल्की सी भी चल जाती है तो चीजों को बिगाड़ देती है। चलिए 64 देखो किस तरीके से कटेगा, ये इस तरीके से कटेगा, देखो 1, 2 और ये 4। देखिए लाइन सीधी नहीं बनेगी, थोड़ी सी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फिर ऐसे कटा, फिर ऐसे कटा, और फिर ऐसे कटा, ठीक है। फिर आपको इसे देखो 1, 2, 3, 4, 4 बन गए। फिर मैं इसे ऐसे काटूंगा, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3, 4। फिर ये ऐसे भी कटेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे भी काटूंगा, 1, 2, 3, 4, और फिर ये ऐसे भी कटेगा। तो जो आपका कुछ घन कट के बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से वो कटेगा। तो थोड़ा सा आपको पता है पेंसिल इस पे ठीक से नहीं चल पा रही है। अब उसने क्या कहा है, देखो आपको मैं बता दूं, इसमें ना जब भी इस तरीके से घन आपका कटता है तो इसमें 3 तरीके के घन निकलते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके केंद्रीय घन, एक होते हैं आपके किनारे वाले, और एक होते हैं मध्य वाले, ठीक है। अब केंद्रीय घन कौन सा होगा, देखो जो बीच में आ रहे होंगे, जो बीच वाले हैं वो क्या कहलाएंगे आपके केंद्रीय घन कहलाएंगे। कौन कौन से होंगे, ये वाला जो है सी, जिस पे मैं सी लिख रहा हूं, ये भी सी वाला, ये भी सी, और ये ऐसे यहाँ पे ये और ये, उसके बाद ये सी, ये सी, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ होंगे जो लाइन के मध्य में आ रहे होंगे, जिसे मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे ये आ रहा होगा एम, ये एम होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, चलिए बना दिया फिर भी मैंने। और कहाँ बनेंगे, देखो ये एम वाले हैं, ये एम वाले हैं, ये एम वाले हैं, और ये आपके एम वाले हैं,
ठीक है, और कौन से बचे, ये भी एम वाले हैं, और देखो ये भी एम वाले हैं। जो लाइनों के बीच में है, बिल्कुल लाइन पे किनारे पे, वो क्या है, मीडियम। मीडियम नहीं कहेंगे, मध्य वाले, मिडिल क्यूब बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी एम वाले बनेंगे। और कौन सा बचा, ये वाला भी एम बनेगा। ठीक है, और कौन से बच रहे हैं, अब देखो हमारे जो किनारे वाले होंगे वो कहलाएंगे शीर्ष घन, तो हम इन्हें कह देंगे टॉप, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, और ये भी टी आएगा। अब होता क्या है, और देखो ये भी टी आएगा, ये टी, और ये टी। अब होता क्या है, देखो वैसे तो मैंने एक कोशिश करी है बहुत अच्छा सा बनाने की, लेकिन थोड़ा छोटा बन गया है। अब देखो जब भी कोई बड़े घन से छोटा घन बनाया जाता है, तो वहां पे कंडीशन क्या होती है आपकी, चार तरीके के घन निकलते हैं। पहला शीर्ष घन, दूसरा केंद्रीय घन, तीसरा अंतः केंद्रीय घन, और चौथे आपके मध्य घन। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, देखो सबसे पहले आप वो समझेंगे कि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे घन में विभक्त करते हैं, तो हमारे सामने चार तरीके के जो क्यूब हैं वो छोटे छोटे उसमें निकल के आते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, नाम होते हैं उनके ये चारों, क्या एक तो आपका रहेगा शीर्ष घन, दूसरा आपका होता है केंद्रीय घन, तीसरा आपका है अंतः केंद्रीय घन, और चौथा है आपका मध्य घन। अब आप कहोगे कि इनमें होता क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो इनमें जो होता है वो ये होता है कि जब आप इन्हें कलर करते हो, तो जो शीर्ष घन होते हैं, मैं आपको एक मिनट पेंसिल चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। जो शीर्ष घन होते हैं ये बोले जाते हैं तीन सतह रंगीन। ठीक है, तो शीर्षघन कौन से होते हैं, जिनकी तीन सतह रंगीन होती हैं। दूसरी बात आती है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन कौन से होते हैं, केंद्रीय घन वो होते हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होती है। जो आपको देखो ये सी वाले जो है ना, ये सब केंद्रीय घन है, और इनका क्या होता है कि इनकी केवल और केवल एक सतह रंगीन होती है। और जो मध्य घन होते हैं वो आपके होते हैं जिनकी दो सतह रंगीन होती है। कि मध्य घन कौन से हैं, जिनकी आपकी दो सतह रंगीन, यानी कि ये वाले। अब आप कहोगे कि जी अंतः केंद्रीय कौन से हैं, तो अंतः केंद्रीय घन वो होते हैं मेरे दोस्तों, पहले तो ये लिख लेते हैं हम, दो सतह रंगीन। अंतः केंद्रीय घन जो होते हैं वो होते हैं आपके जिनमें जिनमें आपकी कोई भी सतह कलरफुल नहीं होती है, तो जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम रंगहीन भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है,
तो इसका क्या बनेगा, अंतः केंद्रीय घन कौन से होते हैं हमारे, रंगहीन घन। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, अब इनका करना क्या होता है हमें तो करना ये होता है भाई कि हमें इनमें इनकी संख्या निकालनी होती है। ठीक है, कि संख्या कैसे निकालेंगे, अब सिंपल है, कि भाई अगर आपको शीर्ष घनों की संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, शीर्ष घनों की संख्या होती है आपकी 8। ये हमेशा आंसर आपका फिक्स रहेगा। क्यों होती है, क्योंकि किसी भी घन के जो ये कोने होते हैं ना, ये वाले, ये 8 होते हैं। आप कोई कमरा उठा के देख लो, जैसे कमरा होता है क्यूब या क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होता है, तो इस कमरे के जो कोने होंगे वो 8 होंगे। अब आप कहोगे आपको तो 4 ही दिख रहे हैं, तो आप जब छत पे नजर मारोगे तो 4 कोने और दिखाई देंगे। जैसे आप इसमें देखो तो 1 2 3 4, पांचवा कोना ये रहा, छठा कोना ये रहा, सातवां कोना ये रहा, और आठवां कोना जो होगा वो इन दो इसके बिल्कुल नीचे होगा पीछे, क्योंकि यहाँ 3D में तो बन नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 कोने होते हैं, और कोने वाले ही देखो ये रहा, ये वाला मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा दूं हाईलाइट करके, तो ये जो है कोने पे ही तो आ रहा है, तो इसके 3 सतह रंगीन है कि नहीं, क्योंकि ये वाली भी रंगीन निकलेगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो शीर्ष घन की संख्या हमेशा 8 होती है, चाहे छोटे बड़े घनों की संख्या कितनी भी हो। जब बात आएगी केंद्रीय घन की, तो आपको पता है केंद्रीय घन कहाँ होते हैं, केंद्रीय घन होते हैं सतह पे, और सतह कितनी होती है किसी भी घन की, 6 होती हैं। तो जब भी हमें केंद्रीय घन निकालने होते हैं, और केंद्रीय घन कौन से होते हैं, एक सतह रंगीन, तो ये बनता है आपका 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n-2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको, कि अगर हमसे एक सतह रंगीन पूछ ले तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 6 × n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आएगा अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन देखिए कौन से होते हैं, जो अंदर से निकल के आएंगे, और अंदर से निकल के आएंगे तो हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो ये कौन से होते हैं ये समझना है, कि जो अंतः केंद्रीय घन होते हैं ये होते हैं आपके रंगहीन। ठीक है, कौन से होते हैं, रंगहीन घन, यानी कि जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, और इसका फॉर्मूला है आपका n-2 की पावर 3। और उसके बाद बचते हैं मध्य घन। मध्य घन आपको पता है लाइनों पे होते हैं, और किसी भी घन की जो लाइन होती है वो उनकी संख्या होती है 12। ये m जो है वो आपका मध्य घनों को ही रिप्रेजेंट करता है, और इनकी रंगीन सतह कितनी होती है, 2 होती हैं। आप देख रहे होगे, देखो ये वाली सतह, ये देखो इसमें ये दोनों हैं, यहाँ ये दोनों मिल रही हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 × n-2, 12 × n-2। तो आप ध्यान रखेंगे 4 तरीके के क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने बार बार n आ रहा है, तो n बराबर होता है आपका बड़े घन की भुजा, यहाँ आएगा नहीं शायद ये, चलिए मैं कोशिश करता हूं, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। ठीक है, n बराबर क्या होता है आपका बड़े घन की भुजा, और छोटे घन की संख्या बराबर होता है n³। ये ध्यान रखना है कि छोटे घनों की संख्या, यानी कि जो इससे डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे घन आएंगे, वो कैसे निकालते हैं हम, n³ से। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में ये क्यूब वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। शीर्ष घन हमेशा 8 होंगे, और शीर्ष घन कौन से होते हैं, जिनकी 3 सतह रंगीन होती हैं। अब मुझे पहले क्वेश्चन में यही पूछा है, देखो जैसे 64 आ रहा है यहाँ पे, कि इस प्रकार काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घन। अब छोटे घन बराबर क्या होते हैं, n³, और n³ बराबर कितना है, 64, तो n बराबर कितना आएगा यहाँ पे, n बराबर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 की क्यूब भी तो 64 होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। जब हमें n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे 4 यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कितने घन हैं जिसके 3 सतह रंगे हुए हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, 3 सतह रंगे हुए हैं, यानी कि 3 सतह रंगीन।
और 3 सतह रंगीन किसकी होती है, शीर्ष घन की, और शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, वो तो फिक्स है, 8 होते हैं। तो यहाँ पे 4, 16, 8 और 24, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है, 8 है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ACBD लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी है तो बी ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। आपको पता है कि बिना रंगी सतह कौन सी होती है, अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन कहाँ पे होते हैं, जो काटने के बाद अंदर से निकल के आएंगे, और उनकी संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, n-2 की पावर 3। n की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 4। तो चलिए हम सोल्व कर लेते हैं इसे। आपको पता है n की वैल्यू कितनी है मेरी, n की वैल्यू है यहाँ पे 4, ठीक है। n बराबर कितना है मेरा, 4 है। और मुझे क्या बताना है, जो एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, यानी कि मुझे चाहिए अंतः केंद्रीय या रंगहीन घन। और रंगहीन घन कैसे निकलते हैं, n-2 की पावर 3। अब n कितना है मेरा, 4, तो 4 - 2 की पावर 3, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 की पावर 3, यानी कि इनकी संख्या भी कितनी आ गई, 8 ही आ गई है। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे भी 8। तो ऐसा नहीं है ये हर बार आएगा, हर बार जरूरी नहीं है, शीर्ष घन हमेशा 8 आएंगे, लेकिन अंतः केंद्रीय घन की संख्या बदलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है मेरा, वो मेरा किससे है, एक तरीके से क्लासिफिकेशन से है, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा गोरैया, गिद्ध, तोता और हंस। तो देखिए हमसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद इससे पहले ये बात पता भी ना हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हंस, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे बनेगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जी हंस में एक शक्ति होती है कि दूध और पानी को अलग कर देता है वो। तो देखो वो तो बाद की चीज है, वो ना तो किसी ने करते हुए देखा है, ये सब केवल और केवल कहावतें हैं कि हंस जो है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। आज तक किसी ने करते हुए नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आप गोरैया की बात करें, चाहे आप गिद्ध की बात करें, चाहे आप तोते की बात करें, ये तीनों जंतु जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो हंस होता है वो आपका होता है शाकाहारी। तो शायद आपको ये बात अब से पहले ना पता हो। ध्यान रखना है जब भी आपको कभी पक्षियों में अलग फाइंड करना हो और वहां पे कुछ ऐसी दे रखा हो कि सारे कॉमन से लग रहे हो और हंस दे रखा हो, तो वहां पे आप मांसाहारी और शाकाहारी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम जो बनेगा मेरा वो हंस बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन भी मेरा सेम है कि भाई विषम को पहचानना है। क्वेश्चन क्या है, गिद्ध, मोर, शुतुरमुर्ग और बाज। अब देखिए गिद्ध, मोर, शुतुरमुर्ग, बाज चारों पक्षी हैं वैसे तो, लेकिन आपको पता है गिद्ध भी उड़ता है, मोर भी उड़ता है और बाज भी उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है वो दुनिया का, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षियों में आता है। तो शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ता नहीं है, वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि क्या है, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मेरा शुतुरमुर्ग रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 हमारा आ गया कोडिंग डिकोडिंग से। क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद, क्या दिया हुआ है मुझे, प्रमोद दिया हुआ है, प्रमोद के लिए क्या लिखा है उसने, PRAMOD। प्रमोद को क्या लिखा है, SODJRA, SODJRA। पूछा क्या है, पूछा है केशव को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो चलिए केशव को देखते हैं, केशव को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। चलिए सोल्व करके देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए प्रमोद आपको पता है पी जो आता है वो आपका, या हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं करके कि पी से क्या बन रहा है, एस बन रहा है।
कि P से क्या बन रहा है, S बन रहा है, कैसे बनेगा, +3 होके QRS। R से क्या बन रहा है, O बन रहा है, तो R से O प्लस करके तो जाएगा नहीं, लेकिन O से R माइनस करके जरूर आ रहा है, PQR तो -3। A से D ये +3 है, ये -3 होगा, कैसे, JKLM OPQR ये +3 है, और D से A है तो -3, मतलब अल्टरनेट चल रहा है -3 +3 -3 +3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, -3 है, तो ये -3, नहीं सॉरी +3 है पहले, क्योंकि ये चल रहा है ना पहले, तो ये, तो K में अगर मैं +3 करूंगा तो चौथे आएगा, N से शुरू हो रहा होगा, तो चारों ही N से शुरू हो रहे हैं, तो पहला अक्षर क्या है, N। E5 पे 3 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, यानी कि B आएगा दूसरे नंबर पे, NB सारों में। S में TUV बनेगा। H में 8 में से 3 घटाऊंगा 5 बनेगा, यानी कि E आ जाएगा। A में 3 जोड़ूंगा तो D आएगा। 22 में 3 करूंगा तो 19 आएगा, और 19 पे कौन आता है, S आता है, तो लास्ट में S आएगा। या मैंने तो सोल्व भी कर लिया, NBVEDS, NBVFDS नहीं आएगा, NBVECS नहीं आएगा, EDS NBU नहीं आएगा, NBVEDS। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का मेरा NBVEDS। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो देखिए सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, बहुत जल्द मैं बता रहा हूँ आपको लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारा जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट हुआ करेगा, और आप से डायरेक्ट जो है हमारी बात हुआ करेंगी फिर कमेंट के माध्यम से, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उस टाइम तो हम लाइव ले लिया करेंगे, लेकिन अगर अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से कराया जाए, चाहे आपको डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से बताया जाए, आपको जो है उसका सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा आपकी क्वेरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है। तो चलिए रैंकिंग से आ गया एक तरीके से ये। तो 6 नगर हैं यहाँ पे, नाम भी बहुत भयंकर भयंकर हैं। सबसे पहले कह रहा है धुलिया अमलनेर से बड़ा है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, DHULIA, धुलिया बड़ा है अमलनेर से। चलिए, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, तो चलिए वो तो वैसे भी श्री राम है, श्री रामपुर बड़ा है नासिक से। आगे बताओ क्या कह रहा है, जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। देखिए जलगांव जो है श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, मतलब जलगांव जो है वो श्री रामपुर से छोटा है, तो मैं कर देता हूँ SRI और यहाँ पे जलगांव। चलिए, लेकिन अमलनेर से बड़ा है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन, ये देखो क्या कह रहा है कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलनेर से बड़ा है, तो यानी कि जो जलगांव है वो कहाँ पे आएगा, मतलब ये बनेगा इस तरीके से, जल गांव और फिर आएगा यहाँ पे अमलनेर। ठीक है, आगे बताओ क्या कह रहा है, अमलनेर नासिक से छोटा है। अमलनेर जो है, तो देखो अमलनेर नासिक से छोटा है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। चलिए पहले हम बना लेते हैं इसे यहाँ पे कि अमलनेर सॉरी छोटा है नासिक से, लेकिन मनसद से बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं मनसद को। अब हम इन्हें एक जगह लिंक करेंगे, बताइए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। आपको पता है देखो, नासिक, अमलनेर, मनसद, और आपको पता है अमलनेर से बड़ा कौन है, धुलिया। तो यहाँ पे कौन आएगा, ये नासिक, फिर धुलिया, फिर अमलनेर, फिर मनसद। ठीक है, अमलनेर से बड़ा जलगांव भी है, तो देखो यहाँ पे एक चेंज और हो जाएगा इसमें, कि हम यहाँ पे इसे हटा के पहले रखेंगे जलगांव को, फिर रखेंगे अजमेर को, और फिर कौन आएगा, मनसद।
ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 6 हैं। पच कौन सा गया हमारा, जलगांव जो है अमलनेर से बड़ा है, चलिए हो गया वो तो। नासिक अमलनार मनसद ये भी हो गए। नासिक अमल से, ये रह गया देखो, श्री रामपुर नासिक से छोटा है। तो देखो नासिक तो यहाँ पे है, हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आएगा एम वाला। तो देखो इसे हमें यहाँ से अगर हटा दूं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा के, और मैं क्या कर दूं, ये वाला शिफ्ट कर दूं कि एस और एन आएगा, एस यहाँ आएगा और फिर क्या आएगा, एन। आपको पता है देखो सारी कंडीशन हमारी हो गई हैं। कैसे, धुलिया अमलनेर से बड़ा है, तो देखो ये रहा अमलनेर, धुलिया यहाँ पे ये रहा। ठीक है, नासिक अमलनेर मनसद, तो नासिक अमलनेर मनसद हो गया। श्रीनगर नासिक, श्रीनगर नासिक श्रीनगर बड़ा है जलगांव से, तो श्रीनगर बड़ा है जलगांव से। जलगांव बड़ा है अमलनेर से, तो जलगांव बड़ा है अमलनेर से। 1 2 3 4 5 6, पूछा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, मनसद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है हमारा, मनसद। और उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन आसान था, इतना टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे अब हम आ जाएंगे। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब आपको पता है देखो, मान लो अशोक जो है, मान लेते हैं ये अशोक खड़ा है यहाँ पे। अब अगर मैं इससे डायरेक्शन बना दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पे है। दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है, यहाँ पे। तो ये मैंने मान लिया 40 मीटर पे कौन है, सुमन है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है, तो प्रकाश जो है वो यहाँ पे होगा, ये भी 40 ही है। प्रकाश सुमन के किस ओर है, तो प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है, पूरब में है। तो भाई यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो पूरब दिशा में ही तो है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूरब हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, श्याम की सास। अब देखिए श्याम की सास कब आएगी, जब श्याम की शादी होगी। तो ये रहा श्याम, श्याम की शादी हुई किसी से, उसकी माता जो कि श्याम की क्या लगेगी, सास। श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री कौन है, वो इसकी पत्नी होगी। के बेटे का बेटा का श्याम से क्या संबंध है, श्याम से क्या संबंध है, तो ये क्या लगाएगा, पुत्र। तो आंसर क्या आएगा मेरा, क्योंकि देखिए एकमात्र बेटी बेटी है तो वो इसकी पत्नी होगी, और इसकी पत्नी का बेटा, इसका क्या लगेगा, बेटा ही तो लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुत्र हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें, देखेंगे जरा एक बार, कि 3 17 24 78 83 78 83 253, और फाइनली क्या है उसमें 256। चलिए सोल्व करके देखते हैं इसे क्या है। 3 से 17 कैसे बनाओगे आप, 3 पंजे 15 और 2 17, 17 से 24 ही आ रहा है लेकिन। चलिए और कुछ देखते हैं इसमें, इसमें पैटर्न क्या है, देखिए इसमें बड़ा भयंकर सा पैटर्न है। सबसे पहले उसने कर रखा है देखो 3 गुना 3 प्लस 8, कि 3 तिया 9 और 8 17। फिर उसने कर रखा है देखो कि 17 गुना 1 प्लस 7, 17 एकम 17 और 6, 17 एकम 17 और 7 24। अब देखो एक बार गुना किससे करी, 3 से, एक बार गुना करी 1 से,
एक बार प्लस करा 8, एक बार प्लस करा 7। अब देखो 17 हो गया 24, 24 से 78 आ रहा है, तो 24 गुना 3, भाई 24 थी 72 प्लस कितना करा 6, कितना है 78। देखो पहले गुना 3 फिर गुना 1 फिर गुना 3 फिर गुना 1, और प्लस क्या हो रहा है घटता जा रहा है 8 7 6। तो यहाँ क्या आएगा गुना 3 गुना 1 गुना 3 गुना 1, तो 78 गुना 1 प्लस 5, तो 78 एकम 78 और 5 83 गुना 3 प्लस 4, तो 80 तिया 240 और 3 तिया 9 249 और 4 253, 253 गुना 1 प्लस 3, तो 253 एकम 253 और 3 256, 256 गुना 3 प्लस कितना करना है 2। अब 3 छंग 18 का 8, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 और 2 770। यहाँ पे क्या आएगा नंबर 770 आएगा। ऑप्शन है 546, 618, 770 और 702। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है 770 है। और उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से अगर करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, होने लायक था। नेक्स्ट है यदि प्लस का अर्थ भाग, यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबरों को खाली करके लिख लूँ बिना सिंबल के तो बाद में आसानी रहेगी। क्या क्या है 8 4 3 5 9 बराबर कितना। चलिए पहला है प्लस, और प्लस का अर्थ है भाग, मतलब पहले में आएगा भाग। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, यानी कि दूसरे में आ जाएगा माइनस क्योंकि भाग है। गुना का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ क्या आ जाएगा गुना। चलिए सोल्व करते हैं। आपको पता है बोर्ड मास लगाना होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। तो ये तो मेरे क्वेश्चन का हिस्सा है नहीं, तो मेरा क्वेश्चन चलेगा डिवाइड से। तो सबसे पहले डिवाइड करता हूँ। देखो 8 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। 2 माइनस 3 प्लस 5 नीम 45, ठीक है। अब देखो 45 और 2 47, 47 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 44 बचेगा, क्योंकि ये 45 प्लस का है ये 2 प्लस का है। तो 45 और 2 47 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 44 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये है आपका वेन आरेख से। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करता है। देखिए पिता जो है वो अविवाहित में कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसे अगर हम देखो अध्यापक क्या है, अविवाहित भी हो सकते हैं पिता भी हो सकते हैं, तो हम क्या बनाएंगे इसका कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि बीच में तो रख लें हम अध्यापक को, कुछ अध्यापक पिता हैं और कुछ अध्यापक अविवाहित हैं। तो आंसर क्या बनेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही मेरा इस तरीके से दे रखा है कि बीच में कौन है अध्यापक, यहाँ पे कौन आ गए पिता, और यहाँ पे कौन आ गए अविवाहित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो सीरीज है वो 20 क्वेश्चन की है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये भी हमारा वेन आरेख से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित रेखाकृति में व्रत द्वारा ग्रामवासी, चलिए लिखा हुआ है वैसे तो हमारा कि व्रत द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग, अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कुछ कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ये, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हैं, मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में आ रहा हो, क्योंकि देखो शिक्षित में भी आ रहा है ग्रामीण में भी और रोजगार। तो रोजगार में लगे लोग कहाँ है, वर्ग आयत में,
ग्रामवासी कहाँ हैं? आपके व्रत में। और शिक्षित लोग कहाँ हैं? त्रिभुज में। अब देखो तीनों में कौन कौन आ रहे हैं। तीनों में जो नंबर आ रहा है वो केवल और केवल 4 आ रहा है। कैसे? देखो 8 आयत से बाहर है, 3 त्रिभुज से बाहर है, 1 और 6 आयत से बाहर है, 9 आयत और त्रिभुज दोनों से बाहर है, 5 त्रिभुज से बाहर है। तो यहाँ जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में आ रहा हो। कुछ ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, तो वो कितने हैं? उनकी संख्या है आपकी 4। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और सेशन अगर पसंद आया है और आप यहाँ तक रुके हैं इस पे, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू।